फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस और डीआरडीओ के AEWNC सिस्टम से कई गुना ये बढ़ी है हवाई निगरानी क्षमता। अब दुश्मन के फाइटर जेट और मिसाइलों पर अब आसमान से पैनी नजर रखी जाएगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में साबित कर चुका है ये अपना दम और नेत्र से भारतीय वायुसेना के युद्ध प्रबंधन क्षमता अब पहले से ज्यादा और मजबूत हो जाएगी। रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने हासिल की है ये बहुत बड़ी तकनीकी सफलता। तो भारत की रक्षा ताकत को नई ऊंचाई देने वाली ये बहुत बड़ी खबर है, जहां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्र को अब फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस यानी कि FOC मिल गई है और इसी के साथ ही ये अत्याधुनिक प्रणाली पूरी तरह भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन बेड़े का हिस्सा बन गई है। वहीं बेंगलुरु में आयोजित विशेष समारोह में ये प्रमाण पत्र भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख फायर मार्शल अवधेश कुमार भारती को सौंपा गया और ये उपलब्धि केवल एक तकनीकी सफलता नहीं है बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और आधुनिक सैन्य क्षमता का बड़ा प्रतीक भी मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि दुश्मनों की हर एक कदम पर अब लगातार नजर बनी रहेगी। जमीन से आसमान तक अभेद्य सुरक्षा अब भारत की, और ऐसे में न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से ये खबर अहम है बल्कि भारत किस कदर अब आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है इसका भी इसकी एक तस्वीर सामने आई है। कमांडर भूषण दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर सबसे पहले तो आप ये समझाइए कि ये नेत्र जिसे लेकर देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की मानी जा रही है, इसकी ताकत के बारे में, इसकी क्षमता के बारे में सर आसान भाषा में जरा विस्तार से समझाइए। धन्यवाद। जय हिंद आपको और अभी दर्शकों को। देखिए, जो एनिमी की मिसाइल आती है हमारे ऊपर, जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है या और मिसाइल है, वो बहुत लो हाइट पे आती है हमारे ऊपर। तो ये जो एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम है और कंट्रोल सिस्टम नेत्रा, एयरबोर्न मतलब 30,000 फुट की ऊंचाई पे उड़ता है। तो ये 9 किलोमीटर की, कई 400-500 किलोमीटर की रेंज में, एरिया में लो फ्लाइंग मिसाइल्स भी जो आ रही हैं, ड्रोन्स भी जो आ रहे हैं और छोटी हाइट पे हैं और छोटे भी हैं, इतने एरिया, बड़े एरिया को सर्वेलेंस करता है। मैं समझाऊं अगर आपको, गिद्ध जो है, गिद्ध शिकार करता है तो ऊपर जाता है, ऊपर उड़ के देखता है भाई नीचे कोई चूहा भी मूव कर रहा है, पकड़ लेता है। ये सेम सिस्टम है। और जो ग्राउंड बेस्ड रडार होती है, अर्थ तो गोल है, तो वो अगर 10 किलोमीटर पे भी, 20 किलोमीटर रेंज पे भी अगर एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, लो हाइट पे आ रहा है, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लो हाइट पे हिल्स हैं, और अगर 100 मीटर हाइट पे भी टावर है तो भी 100 मीटर हाइट पे जो मिसाइल आ रही है, एयरक्राफ्ट आ रहा है एनिमी का, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। मेन चीज ये है, अगर हम देख ही नहीं सकते तो हम दुश्मन को मार कैसे सकते हैं? तो ये कमाल है इसका, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड कंट्रोल। इसमें क्या है, वार्निंग भी है और कंट्रोल भी है। ये कंट्रोल का एलिमेंट बहुत अच्छा है, समझने की बात है। मतलब ये कमांड सिस्टम है। कमांड सिस्टम माने क्या? अभी समझिए, जैसे अभी हमने देखा ईरान वॉर, IRGC 15-20-30 टुकड़ों में बट गया। मैट्रिक्स कह लीजिए, नेटवर्क कह लीजिए, एक टुकड़ा इधर से अटैक कर रहा है, एक टुकड़ा उधर से अटैक कर रहा है, तो आप मार नहीं सकते उसको मारा नहीं जा सकता आसानी से। तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क माने कई हमारे पास वेपन्स हैं और बहुत सारी जगह पे हैं, लैंड बेस्ड भी हैं, एयर बेस्ड भी, मिसाइल दागने वाले वो हमारे वेपन्स हैं। तो उनको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, भाई ये वाला जो वेपन प्लेटफॉर्म है उस टारगेट को एंगेज करेगा। आकाश में कितने टारगेट्स आ रहे हैं हमारे ऊपर, मिसाइल अटैक आ रहा है, तो इसे कहते हैं नेटवर्क है, मैट्रिक्स नेटवर्क। तो नेटवर्क कंट्रोल करना चाहिए। हमको ये चाहते हैं ये वेपन इस टारगेट को असाइंड है, वो वेपन इसको असाइंड है। ये कौन करेगा? आदमी डिसाइड नहीं कर सकता है, AI ही करेगी। नेटवर्क कंट्रोल AI करेगी। क्यों? बहुत शॉर्ट टाइम में डिसीजन आपने लेना है। तो इसके अंदर नॉट ओनली आंखें, बट आंखें देखना, पूरी स्थिति,
मैरीटाइम टारगेट्स की भी, मैरीटाइम जो टारगेट्स भी हमारे लिए तो टारगेट है, वो हमारे पे अटैक कर रहे हैं, हमारे लिए टारगेट्स हैं वो, तो उनको पूरा देखना। तो ये इसका कमाल है, खाली 5 कंट्रीज ऐसा बना चुकी हैं इस टाइप का सिस्टम। तो ये, पर एक चीज देखने की है, हमारे पास 1980 से कंसेप्ट शुरू हुआ था ये, जी। और अभी जाके आके वो परवान चढ़ा है। तो ये टाइम लगता है कि उस इंटीग्रेशन करने में, टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। और आप समझें, ये फाइटर प्लेन में लगाने की जरूरत नहीं है, ये कमर्शियल प्लेन पे, ये मार्क 1 जो है, ये ब्राजीलियन प्लेन पे लगा है, कमर्शियल प्लेन, जेट, कमर्शियल जेट, जिसमें हम दिल्ली से बॉम्बे जाएं या जो भी करें। और अभी अगला मार्क 2 जो बनेगा, वो बेटर वर्जन इंडिया बना रहा है। और ये जो है, ये बोइंग पे लगेगा। बोइंग तो आप जानते हैं, हम लोग फ्लाई करते हैं उसमें, ये पॉइंट है। हम्म। लेकिन सर, अगर हम भारत की मौजूदा अवेकस से अगर इसका कंपेयर करें तो जरा उसकी कंपैरिजन में बताइए कि कितना मजबूत है ये। और दूसरा, अगर हम पाकिस्तान और चीन के AEW-C से कंपेयर करते हैं तो उस मुकाबले कितना प्रभारी और कितना आप इसे मजबूत मानते हैं? देखिए, हमारा चीन को, पाकिस्तान के पास तो शायद चीन ने दिया है, जी। चीन को टक्कर देने वाला सिस्टम है हमारा। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सिस्टम बालाकोट में प्रूव हुआ, आप जानती है, बालाकोट में जी। प्रूव हुआ, और सिंदूर में प्रूव हुआ। मैं बताऊं आपको, सिंदूर में, मैं समझता हूं मेरी आंकलन से सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी भारत की ये है, सबसे बड़ी उपलब्धि। 3 दिन में, 100 घंटे में उनके हमने पिन पॉइंट टारगेट्स, टेररिस्ट अटैक बेसिस अटैक कर दिए, उनके एयर बेसिस अटैक कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए पाकिस्तान के। इससे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूं, ये अश्योरेंस, ये ज्ञान संज्ञान भारत के लिए, कि भाई हम जो है, हमारे जो खुद के डेवलप किए हुए सिस्टम है, वो चीन के सिस्टम से भी भारी है, उस पर भारी पड़ रहे हैं। देखिए, मिसाइल दागी थी पाकिस्तान ने दिल्ली के ऊपर, वो बठिंडा में जाके गिर गई। मतलब हमारे को ये एश्योरेंस मिलना, एक तो होता है कैपेबिलिटी, एक्चुअली क्या है, दूसरा एहसास। एहसास बहुत जरूरी होता है, एहसास से आता है कि हम लड़ सकते हैं, और एक्चुअली है। तो ये चीन के सिस्टम से हमारे हर सिस्टम भारी है, बेटर है। और मैं बताऊं, क्योंकि खुद बनाया हमने, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जो फॉरेन से लेते हैं तो वो तो बिल्कुल ब्लैक बॉक्स है, वो तो ताला लगा हुआ, उसमें कुछ भी कर नहीं सकते आप। और हमारे टेरेन के लिए बना है, टेरेन माने जिस टाइप का हमारा क्लाइमेट है, जिस टाइप की हमारी हाइट है, जिस टाइप का क्लाउड कवर है। अमेरिका में क्लाउड कवर तो ऐसा होगा नहीं, और या टेरेन, हिल्स, पहाड़ियां ऐसे होगी नहीं। तो ये बड़ा भारी होता है, जो खुद का आप करते हैं, जो हमने किया खुद का, ये बहुत भारी डेवलपमेंट है। इसको तो हम चीन से आगे निकलेंगे ही, और चीन आगे बढ़ाए तो ये तो कैट एंड माउस की गेम है, वो आगे इंप्रूव करेंगे, हम और इंप्रूव करेंगे। और इसमें हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट को आप ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से आप जैसे गिद्ध देखती है, कितने बड़े एरिया में देख रही है। और उसमें एक और चीज होती है, इसमें IFF भी है। IFF का माने क्या, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो। फ्रेंड और फो क्या होता है, आपने देखा होगा कई बारी लड़ाई के मैदान में, गड़बड़ में, ये मालूम नहीं पड़ता है कि ये फाइटर अपना इंडिया का है कि पाकिस्तान का, चीन का है। तो ये फ्रेंड है कि फो है, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अपने ही जहाज को, आप अपने ही वेपन प्लेटफॉर्म को आप गिरा दें। तो IFF कैसे होता है, वो टेक्निक्स है। हर, जैसे आपकी आवाज का फ्रीक्वेंसी अलग है, मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी अलग है। हम देखते हैं मोबाइल में बात करते हैं, मेरे मोबाइल में अगर आपको कमांड देंगी चलेगा नहीं, क्यों, मेरे मोबाइल ने पकड़ा हुआ है भाई, यूज लर्न किया AI से कि ये कमांडर दीवान बोल रहे हैं। तो ये आइडेंटिफाई, मतलब हर एक शिप, हर एक एयरक्राफ्ट की जो अपना अपना सिग्नेचर है, इसे कहेंगे सिग्नेचर, वो सिग्नेचर पकड़ा हुआ है, तो उससे मालूम पड़ता है हमारा सिग्नेचर वाला नहीं है, दुश्मन का है। जैसे पुराने जमाने में आते थे ना, रात की टाइम कोई, समझिए आप अंधेरे में पहाड़ी पे जी। गार्ड खड़ा है, आप गई, वो पूछता है क्या है, कोड क्या है आज का, वो गार्ड कोड नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा कोड क्या है, वो बोलेगा तोता। आपने बोला मैना, इसका अपना आदमी है। ये एक सिंपल तरीका आइडेंटिफाई करने का, अपना आदमी है। IFF बड़ी, ये तोता मैंने वाली बात तो मैंने जी। उदाहरण दिया आपको, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताई ही मैंने, और कई सेंसर्स इसमें, मतलब कई कई सेंसर्स, कई रडार्स, जो हमारी हर तरफ कई रडार्स है इतने किलोमीटर में। कई हमारे पास मिसाइल आंखें कई हैं, और कई हमारे पास मिसाइल भी है दागने वाली, जो गिराने वाली, ड्रोन भी है। उन सबको कोऑर्डिनेट करना, ये सबसे बड़ी भारी बात है, ये बड़ी भारी अचीवमेंट है।
लेकिन सर ये एक साथ कितने लक्ष्य को ट्रैक कर पाएगा? ये मतलब आप समझे हाँ। 100 से भी ज्यादा, अच्छा। 100 से भी ज्यादा। और ये डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस के हिसाब से, और डिपेंड करता है, देखिए वेदर कंडीशन एक मामूली चीज है, बड़ी भारी चीज वेदर कंडीशन नहीं है। क्या होता है, जो एनिमी भी सोया नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वो आपको जेमिंग कर रहा है। जेमिंग मतलब आप जैसे अब रात को जा रहे हैं, सामने से जोर से किसी ने मेरी आंख पे टॉर्च मारी तो ब्लाइंड हो जाता हूं मैं। जी। ये तो लाइट से हम ब्लाइंड हो गए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वो आपकी सिस्टम्स को ब्लाइंड कर देता है, और ब्लाइंड करके आपके ऊपर हाई हाई इंटेंसिटी बीम, रेडार बीम आपके ऊपर फेंका तो आप ब्लाइंड हो गए। या आपके ऊपर शेफ शेफ क्या होता है, देखिए ऐसा होता है, जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है ना, जैसे हम पराठा या सब्जी पैक करके लाते हैं एल्यूमिनियम फॉइल में, ये तो एग्जांपल दे रहा हूं कि एल्यूमिनियम फॉइल क्या है। कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में क्या होता है, जो शेफ छोड़ेगा वो एल्यूमिनियम फॉइल गिराएगा, तो जो मेरा रेडार है जो दुनिया भर को देख रहा है, ट्रैक कर रहा है, 100 टारगेट्स को ट्रैक कर रहा है, उससे भी ज्यादा ट्रैक कर रहा है, अगर शेफ आया तो मुझे उनका एल्यूमिनियम फॉइल का रेडार क्रॉस सेक्शन या रेडार रिफ्लेक्शन बहुत हाई होता है, तो मुझे लगा ये टारगेट है, भ्रमित कर दिया ना। जी। मैं देख कहीं रहा हूं, वो तो फेक टारगेट को टारगेट बना दिया उसने हमारे लिए, हमारे। तो ये फिर मेरी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। और वो कैसे होता है कि वो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम है। फिर इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। फिर ईसीसीएम, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर्स, ये सिस्टम होता है। और ये जो हमारी क्या है, ये स्कैन अरे रेडार है। रेडार जो हमारी इस पे है, इस सिस्टम पे, नेत्रा पे है, स्कैन अरे। स्कैन अरे, अगर देखिए आपकी आवाज कभी, तो मैं अभी कहीं आपने देखा कौवे है ना, कौवे ये कभी किस टाइप की आवाज निकालते हैं, कभी किस टाइप की निकालते हैं, उनका मतलब कोड होता है क्या, अभी खतरा है तो और आवाज निकाल। तो स्कैन अरे मानो जो एक ही फ्रीक्वेंसी में नहीं चलता रेडार, वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में चलता है। तो उसको जो सामने वाले को इलेक्ट्रॉनिक काउंटर से हमें जैम, इलेक्ट्रॉनिक मेजर में जैम करना है, ब्लाइंड करना है, वो कैपेबिलिटी कम हो गई। तो स्कैन अरे मतलब फ्रीक्वेंसी स्कैन हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तब पकड़ नहीं सकते कि कौन सा ये, उसको आप जैम नहीं कर सकते। तो ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडार का हमारा। तो क्या सर ये माना जाए कि ये विमान मिसाइल या फिर क्रूज मिसाइलों का भी पता लगाने में सक्षम है? इसकी सीमाएं क्या हैं सर? हाँ, सीमाएं तो ये है, आप समझ लें, द ट्री टॉप, ट्री टॉप माने 30-40 फुट के रेडार की हाइट पे भी अगर वो चल रहा है, तो हमारा ये जो सिस्टम जो है ये पकड़ लेता है। उदाहरण वही है, छोटा सा चूहा, गिद्ध जब ऊपर है उसको पूरा पैनोरामिक व्यू मिल रहा है चौतरफा, तो छोटे से चूहे को पकड़ लेती है, उसके लिए ऊपर ही जाना पड़ता है उसको। तो ये जिसे कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस, पूरी सिचुएशन की आपको 360 डिग्रीज की अवेयरनेस है आपकी। ये तो इतना हाइट का भी पकड़ ले। और लो स्पीड का, खैर क्रूज मिसाइल वगैरह जो आएंगी, लो स्पीड का सवाल ही नहीं है। ड्रोन लो स्पीड हो सकते हैं, पर जो जानबूझ के क्रूज मिसाइल जैसे ब्राह्मोस है, वो रेडार को अवॉइड करने के लिए, पर जब तक वो एनिमी के पास पहुंचेगी तब वो डिटेक्ट हो पाएगी। क्यों? इतने ट्री टॉप पे चल रही हो। जैसे छोटे जेट होते हैं ना, छोटे आप देखें ना, चार्टर्ड प्लेन आते हैं और लो हाइट पे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जो मिसाइल, जो क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल अलग है, क्रूज ब्राह्मोस है, जैसे छोटे स्लो क्रूज कर रही है, क्रूजिंग। और जो बैलिस्टिक होती है, न्यूक्लियर मिसाइल भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं सारी, वो ऊपर फायर होती हैं, ऊपर आकाश की तरफ, आकाश के एटमॉस्फेयर को भेद के, और फिर नीचे आती हैं। जब वो नीचे आती हैं तो बड़ी हाई स्पीड पे आती हैं, ग्रेविटी भी है, इंजन का पुश भी उसका है। तो ये तो दोनों मिसाइल को डिटेक्ट करना, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को मारना, उसमें चैलेंज क्या है, बहुत फास्ट स्पीड पे आ रही है, देख तो लिया आपने, करेंगे क्या, मार नहीं सकते। और क्रूज मिसाइल में चैलेंज क्या है, आप देख ही नहीं पाते जब तक वो बहुत क्लोज आ गई है। और ड्रोन भी ऐसे, वो छोटा है, आप देख नहीं पाते। तो बस वही बात मन में रखी जाए कि जैसे गिद्ध है, एकदम ऊपर जाता है तो दुनिया भर को सब देख रहा है, कहां कहां तक देख रहा है, ये वही है। और जब आत्मनिर्भरता की बात होती है ना सर, तो देखिए लोगों के मन में ये भी सवाल होता है, अगर हम सिर्फ इस परियोजना की बात करें, तो क्या इसमें तमाम चीजें हैं वो स्वदेशी हैं, या फिर कुछ विदेशी तकनीक का भी इस्तेमाल इसमें हुआ है? नहीं,
बहुत अच्छा सवाल आपका है। हाँ। ये कई एलिमेंट्स हमारे हमें हाँ। इंपोर्ट करने पड़ते हैं। हम्म। हर चीज नहीं है, हम इसके हम्म। ऊपर बढ़ रहे हैं पुनीता जी, जी। बढ़ रहे हैं। हम्म। पर देखिए आज हम इंपोर्ट करेंगे। अभी 30 साल पहले आपको कारें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, फिर यहाँ बनने लग गई। आप लेते हैं चीज को, इस्तेमाल करते हैं, उसी में सीख जाते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। तो वो स्टेप ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट स्टेप है। आपको मालूम होगा आईएनएस चक्रा सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन, जी। हमने रशिया से 2 बारी हम्म। न्यूक्लियर सबमरीन 2 बारी वेट लीज पे लिए। वेट लीज माने हम उसको लिया, 3 साल तक उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम सीख जाते हैं ऑपरेट करते करते क्या चैलेंज है। डिजाइन नहीं है, ऑपरेट करते करते समझ आता है आपने। फिर नेक्स्ट स्टेप डिजाइन भी होता है, हम न्यूक्लियर सबमरीन डिजाइन भी कर रहे हैं। न्यूक्लियर सबमरीन मतलब जो न्यूक्लियर इंजन है उसके प्रोपल्शन जो है न्यूक्लियर बैटरी से नहीं है, जी। न्यूक्लियर न्यूक्लियर इंजन से। तो ये यही तो चीजें हैं कि आप धीरे 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 इसको पकड़ते हैं टेक्नोलॉजी को। वही टेक्नोलॉजी आपको फुल फ्लेज प्लेट पे देगा नहीं। हाँ जी कमांडर दीवाने देखिए ये सर्किट्स हैं, ऐसा है, इसको मॉडिफाई करिए। वो आपको खुद ढूंढना पड़ता है, डिस्कवर करना पड़ता है। इन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग माने चीज तो आ गई हमारे पास, जी। उसके अंदर क्या क्या हम खोल के देखें, यूज करें तो अपने को मिलता है। अभी यूएस से रशिया, इजराइल, चाइना, अब इंडिया भी आ गया है, और अभी स्वीडन भी बिल्कुल। इसके अंदर पहुंचा हुआ है। तो ये इतने कम कंट्रीज कर पा रही हैं इसको, हर कोई की हिम्मत नहीं है इसकी, क्योंकि जी। सबसे बड़ी बात क्या होती है, बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इंटीग्रेशन करना। हाँ। जैसे अभी हमने आरजीसी की बात बताई, 30 आरजीसी, अरे वो कंफ्यूजन हो जाएगा। कुछ और जी। कोई ये आरजीसी कुछ बिल्कुल। कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, ऐसे बिल्कुल सर, देखिए कंपोनेंट बहुत काम महत्वपूर्ण कर। जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। फिलहाल समय इतनी